साथियों, डॉक्टर निधि शुक्ला अब्दुल कलाम आजाद विपनेट विज्ञान क्लब से जिला शहडोल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम मेरा घर मेरी प्रयोगशाला में यहाँ पर उपस्थित है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विपनेट साइंस क्लब जिला शाजापुर से श्री ओम प्रकाश पाटीदार जी, इनोवेशन वर्कशॉप साइंस क्लब नलखेड़ा जिला आगर मालवा से श्री शैलेंद्र कसेरा जी, जीवन तरंग साइंस क्लब जिला राजगढ़ से श्री रमाकांत पांडे जी। मैं सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि विपनेट जो है एक स्वायत्त संस्था है जो कि विज्ञान का प्रचार प्रसार करती है और विभिन्न जिलों से हम सब इस विपनेट क्लब से जुड़ करके अपने जिले में विज्ञान के प्रति जागरूकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसको बढ़ावा देते हैं और गतिविधियों को संचालित करते हैं। इसके माध्यम से बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो एक ये बहुत ही अच्छा जागरूकता का अभियान होता है विपनेट के माध्यम से। और आज के इस कार्यक्रम में जुड़ रहे, इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस कार्यक्रम में लाइव में जुड़ रहे हर दर्शक के मन में एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है कि ये जो मेरा घर मेरी प्रयोगशाला ये थीम आपने ली, तो इसका संबंध कैसे? क्योंकि घर और प्रयोगशाला दोनों ही अलग अलग होते हैं। प्रयोगशाला तो या तो विद्यालयों में होती है, महाविद्यालयों में होती है, और ये घर में कैसे संभव है? इसके लिए, इस प्रश्न की उत्तर के लिए मैं श्री पाटीदार सर से निवेदन करती हूँ कि प्लीज वो हमारे मन में उठ रही जिज्ञासा को सॉल्व करें। श्री पाटीदार सर जी नमस्कार। और मेरी तरफ से सभी जो बच्चे हैं इस प्रोग्राम में जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जैसा कि मैडम आपने कहा है कि घर और प्रयोगशाला इसका क्या संबंध है, तो मैं कहना चाहूंगा कि विज्ञान की कल्पना बिना प्रयोग के नहीं की जा सकती है, क्योंकि विज्ञान में हम जो पढ़ते हैं उसको प्रयोगों के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। इस लॉकडाउन में, इस कोरोना महामारी के चलते हमारे सभी विद्यालय बंद है। ऐसे में प्रयोगशालाएं निश्चित रूप से बंद होगी, लेकिन हम जब पढ़ना हमने जारी रखा है, पढ़ाई हमारी बंद नहीं हुई है वैकल्पिक संसाधनों से, तो ऐसे में क्या प्रयोगशाला भी हम वैकल्पिक साधनों से जारी रख सकते हैं? इसी कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करते हुए हमारे विज्ञान क्लब ने एक नई कॉन्सेप्ट को लागू करने का प्रयास किया, बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया, मेरा घर मेरी प्रयोगशाला। क्योंकि जब हम घर पर देखते हैं, हमारे किचन में देखते हैं, हमारे ड्राइंग रूम में देखते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हम कर सकते हैं जिसका सीधा सीधा संबंध विज्ञान के प्रयोग से। इस गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य यही था कि बच्चा अपने घर पे रहते हुए घर पर उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग करे और करने के साथ ही उसको प्रदर्शित भी करे। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने उनको मंच दिया कि अपने प्रयोग का छोटा सा वीडियो बनाकर हमें अपलोड करें, ताकि हम उसको देखें और बच्चों को भी उसको दिखाएं और महामारी में जो हम आपदा है उसको अवसर में बदलने के लिए अग्रसर है। हम किसी भी समय अपने आप को विज्ञान से जोड़े रखने के लिए तत्पर है। इसी उद्देश्य को लेकर हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी। थैंक यू सर। और चलिए, हमें ये तो पता चला कि इस गतिविधि की शुरुआत कैसे हुई। ये एक नई खोज है कि मेरे घर में भी मेरी प्रयोगशाला बनाई जा सकती है। इसी शुरुआत के साथ अगला प्रश्न हम सबके मन में ये उठता है कि इस गतिविधि में जो हर उम्र के बच्चों को लिया गया है, छोटे बच्चों को भी शामिल किया गया है, बीच की उम्र के बच्चों को भी शामिल किया गया है और बड़ों को भी शामिल किया गया है, ये कैसे आप लोगों के मन में आया? तो मैं इस प्रश्न का उत्तर श्री शैलेंद्र कसेरा जी से जानना चाहूंगी और हर दर्शक जानना चाहेगा कि इसमें हर उम्र का बच्चा कैसे प्रयोग कर सकता है। आपने अक्सर देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं अक्सर अपने खिलौनों को, महंगे से महंगे खिलौने को बस इसलिए तोड़ देते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो देखा जाए तो हर बच्चे के अंदर एक सूक्ष्म वैज्ञानिक गुण होता है, वो चीजों को जानना चाहता है, अपने आसपास के जो पर्यावरण है बाकी चीजों की खोज करना चाहता है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इसमें जो 9th 10th और जो 6 से लेकर 8th तक की जो क्लासेस है, इसके अलावा जो प्राइमरी सेक्शन को इसमें शामिल किया जाए। तो इसके लिए हमने जो पहली यानी जो प्राइमरी सेक्शन है 1st से लेकर 5th तक के बच्चों के लिए एक खोजी बाबू, जो हमारे छोटे छोटे बाबू है जो खोज करते रहते हैं, नहीं उनके लिए खोजी बाबू कैटेगरी बनाई गई।
इसके अलावा कक्षा 6ठी से लेके 8वीं तक के बच्चों के लिए छोटू वैज्ञानिक ये हमने कैटेगरी बनाई है। इसके साथ में कक्षा 9वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों के लिए बाल वैज्ञानिक, और इससे जो बड़ी सेक्टर यानी कि जो कक्षा 11वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए किशोर वैज्ञानिक ये कैटेगरी बनाई गई, ताकि बच्चे अपने आसपास की जो चीजों का विश्लेषण करें, उनके गुणों का अवलोकन करके उसके बारे में उन गुणों का उल्लेख करें। जी शैलेंद्र कसेरा जी ने ये बताया कि कैसे कैसे छोटे से बच्चों के मन मस्तिष्क में भी एक वैज्ञानिक निवास करता है और उसे हम सब इस गतिविधि के माध्यम से बाहर निकाल सकते हैं। बच्चा चाहे पहली का हो, बच्चा चाहे 5वीं का हो या बच्चा चाहे बड़ा हो, वो सारे बच्चों के मन में एक वैज्ञानिक छुपा होता है। वो घर पे भी उस वैज्ञानिक खोज को देखते रहते हैं, बस उन्हें अवसर चाहिए उसे बाहर निकालने का। इसी के साथ में रमाकांत पांडे जी से जानना चाहती हूँ कि आपने बच्चों के मन में जो घर में ये प्रयोग किया गया, तो ऐसी जिज्ञासा जागृत कैसे की, उनके मन में ये सूझबूझ कैसे आए, इसके लिए आपने क्या प्रयास किया कि बच्चे आसानी से इन गतिविधियों को घर पे भी कर पाएंगे? जी मैडम, क्योंकि वर्तमान समय में ज्यादातर समय विद्यार्थियों का घर पे ही बीत रहा है, इसीलिए इस प्रतियोगिता को संपन्न करने से पहले हमने एक इनोवेशन वर्कशॉप रखी गई, जिसका उद्देश्य था कि विद्यार्थियों को घरेलू संसाधनों के माध्यम से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण को सिद्ध करने हेतु छोटे छोटे प्रयोगों को करना है, और उन्होंने अपने घर के संसाधनों को ही इस प्रयोग के लिए लेना है। और इस हेतु विद्यार्थियों ने कई घरेलू संसाधनों का प्रयोग किया, छोटे छोटे प्रयोगों को संपन्न किया। जैसे कई उन्होंने देखे, जैसे बॉल, गेंद, गिलास, घर में बहुत सी ऐसी चीजें रहती हैं जिनके माध्यम से हम कई वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आसानी से समझ सकते हैं। उन्होंने गति के नियमों को और साथ ही साथ उन्होंने आर्किमिडीज के सिद्धांत को, ऐसे कई सिद्धांत हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों ने बच्चों ने छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से संपन्न किया। तो हमने एक इनोवेशन वर्कशॉप रखी गई, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों ने बहुत सारे प्रयोगों को सीखा और उसके आधार पर फिर उन्होंने अपने वीडियो बनाए और वीडियो को फिर लिंक के माध्यम से अपलोड किया। सर मैं पांडे जी आपसे फिर एक बार आग्रह करती हूँ कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने इस वर्कशॉप में क्या कुछ प्रयोग करके भी दिखाए थे, कुछ गतिविधियां भी दिखाई थी और इसके माध्यम से बच्चों को सुझाव मिला होगा? जी मैडम, हमने यहाँ पर घरेलू संसाधनों के माध्यम से कई प्रयोग किए गए थे। जैसे हमने यहाँ पर गिलास और बैलून का प्रयोग करके गति के कई सारे नियम को किया गया। बॉल के माध्यम से हमने ये बताया कि किस प्रकार से गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम को हम सिद्ध कर सकते हैं। बैलून के माध्यम से भी हमने सिद्ध किया। इसके साथ साथ हमने तार और भी कई ऐसी चीजें हैं जिनको हमने प्रयोग करके छोटे छोटे ऐसे प्रयोग किए गए जिन्हें बच्चे आसानी से अपने घर में संपन्न कर सकते हैं। तो कई सारे प्रयोग इसमें संपन्न हुए। जी हाँ, सही बात है कि वाकई बहुत छोटी छोटी सी गतिविधियों के द्वारा घर पर भी आसानी से हम उनका ध्यान आकर्षित करा सकते हैं और उन्हें माध्यम से अवधारणाओं को से अवगत करा सकते हैं। जैसे एक मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है कि छोटी सी बॉटल, प्लास्टिक की बॉटल से हम पानी में डुबो करके उत्प्लावन बल को समझा सकते हैं कि कैसे उत्प्लावन बल के द्वारा पानी जो है वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है और वस्तु नीचे की ओर अपना बल लगाती है। एक बड़ा सा जहाज जो पानी पर तैरता है और छोटी सी वस्तु जो पानी में डूब जाती है, तो ये कैसे संभव हो सकता है? ये सारी चीजें घर पे आसानी से उन्हें प्रयोगों के द्वारा समझाई जा सकती है। बहुत ही बेहतरीन गतिविधि, बहुत ही अच्छी वर्कशॉप आपने आयोजित की और बच्चों के मन में ये अवधारणाएं करने का, प्रयोगों के द्वारा अपनी मन की बातों को समझाने का और साथ साथ हर जगह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने का जो ये मन में संकल्प लिया है, ये बहुत ही बेहतरीन लगा है। और इन गतिविधियों के द्वारा जो बच्चों के द्वारा जो किए गए प्रयास हैं और हमारे समाज में, उनके परिवार में और शायद हमें लगता है कि हमारे देश में जो एक रूढ़िवादिता, एक अंधविश्वास होता है जिसमें लोग उन्हें धोखे भी देते हैं, तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके मन में आएगा और वो हर गतिविधि को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे। और एक इसके साथ साथ मैं पाटीदार सर से पुनः आग्रह करती हूँ कि वो भी मुझे ये बताएंगे और हमारे दर्शकों को भी ये बताएंगे कि इस गतिविधि में जो आपने मेरा घर मेरी प्रयोगशाला को आयोजित किया, इसमें आपने हर उम्र के बच्चों को लिया है, तो आपने ये जो नाम दिए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग नाम है आपके, खोजी बाबू, छोटू वैज्ञानिक, इसके पीछे भी कोई कारण है क्या? बिल्कुल पाटीदार सर, इस गतिविधि में क्योंकि
जी मैम, गतिविधि में रोचकता बनी रहे तो हमने जो कैटेगरी बनाई उसके नाम भी रोचक रखे, क्योंकि छोटे बच्चे हम सामान्यतः सोचते हैं कि बड़े बच्चे ही प्रयोग करते हैं। निश्चित रूप से मेरा मानना है या हमारे क्लब का मानना है कि बहुत छोटे बच्चे हैं जो नवजात शिशु भी हम उसे कहें, उसके अंदर भी प्रयोग करने की प्रवृत्ति होती है, खोजने की प्रवृत्ति होती है। जैसे हमने कक्षा 1 से 5 तक को नाम दिया खोजी बाबू। आप अपने घर पर हम देखेंगे कि छोटे बच्चे होते हैं वो पूरा दिन खोजते रहते हैं, कुछ नहीं हुआ तो कभी पलंग के नीचे गए, कभी कहाँ, तो उनको कुछ खोजने की प्रवृत्ति को देखते हमने इसको खोजी बाबू नाम दिया। उसके साथ ही जो हमारे 6 से 8 तक के बच्चे हैं उनको हमने छोटू वैज्ञानिक, निश्चित रूप से बच्चों के अंदर भी वैज्ञानिक और छोटा वैज्ञानिक, उनकी बचकाना सोच, मतलब ऐसे प्रयोग करेंगे तोड़ने वाले, पलटने वाले, तो उनको हमने छोटू वैज्ञानिक कहा। बाल वैज्ञानिक 9 से 10 में बच्चा किशोरावस्था की ओर अग्रसर होता है और उसमें थोड़ी सी सीरियसनेस आ जाती है, तो वो उस प्रयोग को बहुत अच्छे से करने का प्रयास करता है। इसलिए हमने कक्षा 9-10 के लिए बाल वैज्ञानिक और कक्षा 11-12 के लिए इसको नाम दिया किशोर वैज्ञानिक। यहाँ पर हमने देखा कि जो बच्चे हैं वो उस प्रयोग को करने का ऐसा प्रयास करते हैं जैसे प्रयोगशाला में कर रहे हैं, तो वो उनका किशोर मन उनको बार बार प्रेशर डालता है कि आपको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से प्रयोग करना है, उसमें सिद्धांतों को दिखाना है, उसमें उसका वर्णन करना है। तो इन सब चीजों को लेकर हमने इस प्रकार के नाम रखे जो बच्चों और हमारे लिए रोमांचकारी हो। जी सर, बहुत बढ़िया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ये नाम दिए गए हैं इससे बहुत सारी क्या ना चाहिए गतिविधि में एक जान आ गई और बच्चों का उत्साह भी बढ़ता है। और सबसे पहली बात कि एक रोचक चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें यदि दी जाए तो वो जरूर इसको उपयोगी करते हैं। और इसी कार्यक्रम में चूंकि सारे बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को मैं बताना चाहूंगी कि इसमें 30,000 लोग इसमें जुड़े, इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। लेकिन यहाँ पर एक इस प्रतियोगिता को संचालित करने के लिए एक गूगल फॉर्म बनाया गया था जिसकी विस्तृत जानकारी मैं शैलेंद्र कसेरा जी से आग्रह करती हूँ कि वो ये बताएंगे कि इस गतिविधि को किस तरीके से, किस फॉर्म से कंप्लीट करना था। प्लीज शैलेंद्र कसेरा जी। इस प्रतियोगिता को करने के लिए, चूंकि आप सभी जानते हैं अभी कोविड-19 यानी जो कोरोना वायरस नाम की बीमारी चल रही है, जिसकी वजह से जो स्कूल बंद, पूरी तरह से बंद है। अब इसकी वजह से बच्चे जो हैं वो घरों में कैद हो गए हैं, वो कुछ अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि बीमारी फैल रही है। तो क्यों ना बच्चों को इसके लिए ऐसा एक माध्यम बनाया जाए कि वो घर से ही मतलब जो अपने प्रैक्टिकल जो भी करते हैं उसको अपलोड कर सकें। तो इसके लिए हमने गूगल फॉर्म में एक फॉर्म बनाया, उसमें उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, साथ में वीडियो अपलोड किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए हमने गाइडेंस दिया कि आप इस तरह से वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें प्रोवाइड कराई गई कि आप इस तरह से इसको वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। गाइडेंस के लिए हमने वर्कशॉप का भी आयोजन किया ताकि बच्चे किस तरह से वीडियो बना सकते हैं और किस किस तरह के प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कौन से सामान यूज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने जो वर्कशॉप में दिखाया गया। और इसके द्वारा फिर जो बच्चों ने जो वीडियो बनाए उसके लिए भी हमने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए थे कि आपके वीडियो में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, किस तरह का मटेरियल यूज करते हैं। मतलब देखा जाए तो एक जो यूनिकनेस इसमें होनी चाहिए। तो गूगल फॉर्म के द्वारा बच्चों ने इसे अपलोड किया और इसके बाद फिर जो अपलोड होने के बाद हमारे जो जूरी मेंबर थे सभी के द्वारा उसको कैटेगरी को देखा गया। इसके बाद उसमें जो शॉर्ट लिस्ट बनाई गई वो इसकी तरह से रिजल्ट को तैयार किया गया। सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे कार्यक्रम में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये होने वाली है कि हमारे बीच में एक विशिष्ट अतिथि आने वाले हैं, बस हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी सी देर में वो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, परंतु मैं उनका परिचय, उनके पहले एक जागरूकता जो बनी हुई है सबके बीच में के अतिथि जो आ रहे हैं वो कौन हैं और कहाँ से हैं, तो मैं पाटीदार सर से आग्रह करती हूँ कि प्लीज उनके बारे में थोड़ी जानकारी हमें देंगे। पाटीदार सर। लीजिए, अयाज सर आ चुके हैं। मैं अभी हमारे कार्यक्रम पाटीदार सर 2 मिनट में सर हमारे बीच में आ चुके हैं और मैं पाटीदार सर से निवेदन करती हूँ कि प्लीज हमारे जो गेस्ट आ चुके हैं आप उनका परिचय हम सबको दें। पाटीदार सर जी, जैसा कि हम सब सौभाग्यशाली है कि हमारे बीच में जो हमारे मुख्य अतिथि है, हमारे गेस्ट है, वो आ चुके हैं। और निश्चित रूप से हमने गेस्ट को आमंत्रित किया इसलिए क्योंकि सर की भी काफी बहुत अधिक रुचि है इन चीजों में, विज्ञान को करके सीखने में, विज्ञान को करके सिखाने में। हमारे बीच में आज हमें सुशोभ रहे हैं जम्मू कश्मीर से मोहम्मद अयाज रैना। आपने
प्रतिष्ठित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU अलीगढ़ से MSc बॉटनी में एजुकेशन प्राप्त की है, और उसके बाद में जम्मू कश्मीर राज्य में आपने अपने शैक्षिक प्रयासों को धरातल से पूरे राष्ट्र और यहाँ तक कि दूसरे राष्ट्र तक फैलाने का प्रयास किया। आपके द्वारा एक जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर नॉलेज नेटवर्क, इस प्रकार से एक प्रोग्राम, एक इवेंट और एक सिस्टम का डेवलपमेंट का विकास किया गया, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर के बच्चे अपने राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों के बच्चे और यहाँ तक कि अन्य देशों के बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, और लगातार इस गतिविधि को हम लोग देखते रहते हैं। और आयाज सर के जो कार्यों को एक पुरस्कार के रूप में प्राप्त करने के फलस्वरूप भारत शासन ने आपको नेशनल ICT अवार्ड से नवाजा है, और आपको ऐसे बहुत सारे स्टेट लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लगातार पुरस्कार प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन पुरस्कार प्राप्त होना अलग चीज है, आपका जो कार्य करने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, और भाग्यशाली समझते हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए आप उपस्थित हुए। बहुत अच्छा लगा सर से मिलकर के, और सभी को बहुत कुछ सीखने का एक मौका मिलेगा सर आपके द्वारा। मैं इस कार्यक्रम के एक अंतिम पड़ाव पर यहाँ परिणाम की घोषणा सुनाने के लिए, वर्धन करने के लिए, सम्मान देने के लिए बताना चाहूंगी कि ये बहुत मुश्किल घड़ी होती है। बच्चों का परिणाम सुनाना बहुत मुश्किल घड़ी होती है, हम सब निर्णायकों को लिए, क्योंकि बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और कोई नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा हतोत्साहित हो। तो कोई भी बच्चा हतोत्साहित ना हो, इसलिए हम सब ने उन्हें सहभागिता प्रमाण पत्र भी दिए हैं, जिससे उनको बाकायदे इस प्रतियोगिता को करने का उत्साह उनके मन में बना रहेगा। इसी के साथ जो आपने इस गतिविधि में 4 कैटेगरी बांटी है, उन 4 कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हर कैटेगरी में बच्चे को दिया गया है। तो इसके लिए मैं पाटीदार सर से आग्रह करती हूँ कि कक्षा 1 से 5वीं तक में जो खोजी बाबू हैं, उनके परिणाम आप यहाँ पर घोषित करेंगे। जैसा कि परिणाम की बात है, परिणाम बहुत ज्यादा मायने नहीं रखाता है। बच्चों ने जो प्रयास किए हैं वो हमारे लिए बहुत ही रोमांचकारी रहे हैं, और खासकर छोटे बच्चे, कक्षा 1 से 5 तक की बात हम कर रहे हैं, उन बच्चों ने एक्टिविटी जो हमारे प्राप्त हुए थे, और अलग अलग बच्चों ने बहुत अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी कि इसमें जो पहले कैटेगरी है उसमें प्रथम स्थान पर प्रतिभागी हमारे रहे हैं कुमारी सुनीता अग्रवाल, द्वितीय स्थान पर ऋषम मिश्रा जी, और ऋषम मिश्रा सुंदरगढ़ ओडिशा से है। द्वितीय स्थान पर एक राशि महेश पटोलीकर, आप बुरहानपुर मध्य प्रदेश से हैं, आपको दूसरा स्थान मिला है। जबकि इसमें तीसरे स्थान पर रहे हैं श्री विद्या, और दूसरे प्रतिभागी तृतीय स्थान पर है कुमारी परिधि श्रीवास्तवा, बालाघाट मध्य प्रदेश से। तो इन बच्चों ने, छोटू खोजी बाबू ने बहुत अच्छे से प्रयोग करने का प्रयास किया है। हम इनको मेरिट सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। अगले बाल वैज्ञानिक जो छोटू वैज्ञानिक हैं, मैं इसकी घोषणा के लिए श्री शैलेंद्र सर से आग्रह करती हूँ कि वे इन बच्चों को उनका परिणाम बताएं। छोटू वैज्ञानिक कैटेगरी में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है महाराष्ट्र राज्य से, जो यावतमल जो क्षेत्र है, इसमें से जो भूस्ता खंडारे, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा दूसरा स्थान या जो सेकंड रैंक मिली है ओम रानाडे को, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर से हैं। इसके बाद जो तीसरा स्थान है, तीसरे स्थान पर हमें जो देना बहुत ही मुश्किल भरा रहा है, क्योंकि 3 प्रतिभागियों ने समान अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें है खुशी पांडुरेकर जो कि मध्य प्रदेश बुरहानपुर से हैं, और पुनिया बिलिन जोशी जो कि महाराष्ट्र में ठाणे से हैं। इसके साथ में जो बिलस यादव जो कि बैतूल जिले मध्य प्रदेश से, इन्होंने तीनों ने एक समान स्थान यानी कि तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। कसेरा जी से कहूंगी कि वो बाल वैज्ञानिक 9th और 10th के बच्चों का भी परिणाम घोषित करेंगे। बाल वैज्ञानिक कैटेगरी में हम देखते हैं हर्षवर्धन परमार जो कि मध्य प्रदेश में धार जिले से हैं, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर है जो हेमलता दांगी जो कि मध्य प्रदेश में राजगढ़ क्षेत्र से हैं। इसके साथ में तृतीय स्थान पे भी 2 प्रतिभागी हैं, जिसमें
तनिष्का वांटे जो कि बैतूल जिले से और मध्य प्रदेश राज्य से, इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसके साथ में जो शहदुल शादिर जो कि इसने महाराष्ट्र जिले से सतारा क्षेत्र से, इन्होंने भी तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसी के साथ नेक्स्ट है 11th 12th किशोर वैज्ञानिक। मैं पांडे जी से आग्रह करती हूँ कि वो किशोर वैज्ञानिक जो कि कक्षा 11 से और 12 के बीच में हुआ, इसके परिणाम घोषित करेंगे। आदरणीय पांडे जी। जी, किशोर वैज्ञानिकों में जो प्रतिभागी प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ है वो है बैतूल से सलोनी मिश्रा, जबकि द्वितीय स्थान पर 2 प्रतिभागी को चुना गया है। एक शाजापुर से है राहुल रमन और दूसरा बुरहानपुर से सौरभ चौक से। इसी के साथ साथ अगले क्रम में तृतीय स्थान पर जो रहे हैं वो है दमोह की अंकिता जैन और साथ में शाजापुर से पवन केलोदिया। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सभी बच्चों को कक्षा 1 से 5वीं, 6वीं से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया, एक बहुत अच्छी पहल, और आपके अंदर छुपा एक वैज्ञानिक जो बाहर आया है, ये वाकई काबिले तारीफ है। और हम सबको विश्वास है कि आप आगे भी विज्ञान के लिए बहुत कुछ प्रयास करते रहेंगे और नए नए शोध के माध्यम से नई नई जानकारियां हासिल करके हम सबको अपने लिए एक या हमारे देश के लिए एक शान बनकर दिखाएंगे। अब हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि आ चुके हैं, तो मैं मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करना चाहती हूँ श्री अयाज जी से कि वो अब इस गतिविधि के लिए अपने विचार रखें। थैंक यू निधि जी, ओम प्रकाश जी एंड अदर कलीग्स। मेरे मालिक तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, फकत तेरी मदद और इस्तियानत के भरोसे पे मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। और कहते हैं ना, ख्यालात लेके चलो कायनात लेके चलो, ख्यालात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जहां को साथ लेके चलो। और गुफ्तगू कीजिए ये फितरत इंसानी है, गुफ्तगू कीजिए ये फितरत इंसानी है, जाले लग जाते हैं अक्सर बंद मकानों में। और अभी पाटेदार सर से मेरी फोन पे जब बात हो रही थी तो मैंने इनसे जानना चाहा कि ये जो आज का जो प्रोग्राम है मुझे थोड़ी सी इसकी जानकारी दे दीजिए। तो इन्होंने बताया चूंकि कोविड का दौर चल रहा है और बच्चों को कुछ असाइनमेंट्स दी थी, घर में बैठ के कुछ उन्होंने असाइनमेंट साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर साइंटिफिक स्किल्स इस्तेमाल करके कुछ मॉडल्स शायद बनाए होंगे या कुछ इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम किया होगा, और उनका रिजल्ट मैं आज अभी देख रहा था। तो इनका रिजल्ट देख के अगर तो वो बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनकी नजर में डी कॉबर्टन की एक बात कहूंगा कि डी कॉबर्टन फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स है, और उसने एक बार कहा था कि जो बेस्ट थिंग है किसी कंपटीशन के अंदर भाग लेना बड़ी बात है, हारना जीतना बड़ी बात नहीं है। यानी टू विन और टू लूज डज नॉट मैटर, द थिंग विच मैटर मोस्ट इज टू टेक पार्ट इन एनी टाइप ऑफ कंपटीशन। आज चूंकि कोविड ने पूरी दुनिया को अपनी लिपेट में लिया हुआ है, हमारा इकोनॉमी बिल्कुल मुतासर हुआ है, एजुकेशन सिस्टम तो इसका धर्म भरम हो गया है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, फिर भी हमारे टीचर हजरात जो है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से, जो हमारे बच्चों के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स का आयोजन करते हैं, हमारे बच्चों को कुछ असाइनमेंट देते हैं, हमारे बच्चों को एक राह दिखाते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं, और हमारे बच्चे उस राह पे चलते हैं, काम करते हैं। तो आज जो आपका मैंने रिजल्ट देखा, बिल्कुल कुछ पोजीशन पे तो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट थी, कुछ पोजीशन पे तो टाई रही, थर्ड पोजीशन पे मैं देख रहा, सेकंड पोजीशन पे मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे 2-3 बच्चे सेकंड पोजीशन पे आ रहे हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज में, 2-3 बच्चे थर्ड कैटेगरी पे आ रहे हैं। तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ, आपके काम की सराहना हुई, आपने अच्छा काम किया। देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का आपने नाम सुना होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट रहा है। उसने फिजिक्स की दुनिया में एक तहलका मचाया था, बहुत काम किया फिजिक्स की दुनिया में। और आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा होगा, आइंस्टाइन E = mc², एक आइंस्टाइन का इक्वेशन भी है। मैं फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है। तो जब उनकी डेथ हुई, यानी फिजिक्स में उन्होंने इतना काम किया, काम करने के बाद
जब उनकी डेथ हुई तो साइंसदानों ने उसके दिमाग के ऊपर, उसके ब्रेन के ऊपर तजर्बा किया कि इसने अपने ब्रेन को कितने % यूटिलाइज किया। तो कहते हैं कि हर इंसान जो है मरने से पहले अपने ब्रेन का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है, बाकी हमारा हिस्सा ऐसा ही रहता है, उसको इंसान इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। तो आइंस्टाइन जो है, उसका जब ब्रेन के ऊपर रिसर्च हुई तो साइंसदानों ने ये पाया कि उसने सिर्फ 11% अपने ब्रेन को यूटिलाइज किया था। अब ये ब्रेन जो है हमारे स्कल के अंदर, सबके अंदर बराबर होता है। हमें अपने ब्रेन को इग्नाइट करना है, हिलाना है और कोई काम करके दिखाना है। आपने नाम सुना होगा न्यूटन का, जिसने न्यूटन के लॉज दिए, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, न्यूटन का 3rd लॉ आपने पढ़ा होगा, वो दिया। तो न्यूटन के बारे में आपको बताऊं कि एक बार वो एक बाग में बैठा था या सोया था, तो सेब का दरख्त था, तो हवा चली, सेब यानी फल जो है सेब ऊपर से नीचे गिरा। अगर मैं होता या हमारे बच्चे होते, आप में से कोई होते, तो वो सेब को उठा लेते, खाते और दूसरे की तलाश करते। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने खोज करना शुरू की कि ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया। और इस खोज के ऊपर जब उसने अपना ब्रेन लगाया तो उसने रिजल्ट दे दिया कि हमारी दुनिया के अंदर हर चीज के अंदर कशिश है और ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। जमीन के अंदर कशिश है, इसका साइज बड़ा है और इस तरीके से उसकी तरफ जाती। इसी तरीके से आपने मेंडल का नाम सुना होगा, 11th 12th वाले जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं उन्होंने नाम सुना होगा कि मेंडल जो है, उसका बाप एक पादरी था, एक खेत में काम भी करता था अपने चर्च के साथ और उसके बाप के साथ वो काम करता रहा। उसको इतना शौक पड़ गया पढ़ने का, तो उसने पढ़ाई की और फिर आके उस चर्च का हेड बनाया गया। फिर उसने कुछ मटर की वैरायटीज के ऊपर काम किया और आज उसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। यानी जेनेटिक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, जो लॉज थे, वो उसने डिस्कवर किए। तो इसी तरीके से ये जो डिस्कवरी होती है, ये आप जैसे लोग ही करते हैं, हम जैसे लोग करते हैं। सिर्फ हमें खोजने की जरूरत है, हमें अपने ब्रेन को हिलाने की जरूरत है। आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, जो हमारे हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे ओहदे पर, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ओहदे पर फाइज रहे। उसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। उसने बहुत सारा काम किया, साइंटिस्ट रहे और उनको पढ़ाने का जज्बा था। वो बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते थे, बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें बताते थे। बहुत सारी एपीजे अब्दुल कलाम की कोटेशंस भी हैं। उनके अंदर एक पढ़ने का जज्बा था, सीखने का जज्बा था और वो एक गरीब खानदान से था। जैसे जो मैंने पढ़ा विंग्स ऑफ फायर में, उसकी ऑटोबायोग्राफी के अंदर मैंने पढ़ा कि उसका फादर जो था वो फिशरमैन था, वो चीर था, वो और एक झोंपड़पट्टी में रहने वाला, वहां से उठ के उसके अंदर पढ़ने का जज्बा था और वो शहर की जो स्ट्रीट लाइट्स होती थी उसके नीचे बैठ के पढ़ता था। घर में एक लैंप नहीं होता था, घर में बल्ब नहीं होता था, रोशनी का कोई बंदोबस्त नहीं था, लेकिन एक उसके अंदर पढ़ने का यानी जज्बा था। उसने मेहनत की, पढ़ा और आज उसकी मिसाल लोग दे रहे हैं कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत सारी बुक्स उन्होंने लिखी, बहुत सारी कोटेशंस। तो ये वो भी अपने जमाने में एक स्टूडेंट थे, तो उन्होंने अपने एक टारगेट सेट किया, उस टारगेट पे उन्होंने काम किया। वो उन्होंने एक पायलट का इंटरव्यू दिया, वहां फेल हो गए, उन्होंने कहा नहीं मुझे दूसरे फील्ड में जाना है, तो वहां कामयाब हो गए। आज दुनिया पूरी उनको साइंटिस्ट के नाम से याद करती है। तो मैं आपका मुझे बहुत अच्छा लगा। बशीर बदर साहब एक पॉइंट है, उनके कुछ कॉपलेट मेरे जहन के किसी कोने में आ रहे। अजनबी पेड़ों के साए में मोहब्बत है बहुत, अजनबी पेड़ों के साए में मोहब्बत है बहुत, घर से निकलो तो ये दुनिया खूबसूरत है बहुत, मुख्तसर बातें करो बेजा वजाहत मत करो, ये नई दुनिया है बच्चों में जहानत है बहुत। और वाकई हमारे बच्चे बहुत ही ज़हीन हैं, हमारे कौम का वो मुस्तकबिल है। आप पर यानी हमारे जो मुल्क का जो मतलब मुस्तकबिल है वो आपके कंधों पे है। अगर बच्चे लोग हमारी बात सुन रहे हैं, आप जो छोटी छोटी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, मान लीजिए किसी ने विंड पे काम किया, विंड मिल बना ली, किसी ने सोलर एनर्जी पे काम किया, कुछ काम। जब हम छोटे थे हम क्या करते थे कि एक मोटर के साथ एक ब्लेड लगा के और दरिया के किनारे जाते थे और पानी को ऊपर से उन ब्लेड पे गिराते थे और आगे एलईडी बल्ब लगाते थे तारों के साथ, और जब वो ब्लेड घूमता था तो वो बल्ब रोशन हो जाता था। तो हमें ये कंसेप्ट पता नहीं था कि क्या हो रहा है, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब हमने खोज करना कि क्यों ऐसा हो रहा है,
थोड़ा जब हमने पढ़ा, हमने सीखा कि एक किस्म की एनर्जी दूसरी एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। इस तरीके की चीजें जो है हमारे सामने, और हमने भी अपने दौर में छोटे छोटे मॉडल्स बनाए, साइंटिफिक जो डिफरेंट थीम्स के ऊपर हमने काम किया, और इस किस्म के मॉडल्स बच्चों के साथ हमने मिलकर बनाए जिनको डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल पे भी उनकी सराहना हुई। तो मैं आपके मेंटर्स को, आपके जो टीचर हजरात हैं उनको सलाम पेश करता हूं कि आपने एक इनिशिएटिव लिया इस कोविड के दौर में बच्चों को सीखने सिखाने का, और हमारे बच्चों का जो रिजल्ट आज सामने आया तो मैं वो देख के बड़ी खुशी हुई मुझे। और अमिताभ बच्चन के फादर साहब की एक नज्म जो है, एक पोइम है, उनका एक कॉपलेट मेरे जहन में आ रहा है, वो आपकी नजर करूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करिएगा जरूर, यानी मेहनत करेंगे और इस मेहनत का सिला जरूर आपको मिलेगा। जिन बच्चों ने मेहनत की, काम किया, आज उनका रिजल्ट आपके सामने है। और एक बात कहूंगा कि नई दुनिया बसाने को नए अवसर नहीं मिलते, नई दुनिया बसाने को नए अवसर नहीं मिलते, यही मिट्टी बदलती है, यही जर्रे बदलते हैं, और जिंदगी वो है जो काम आए सभी के, जिंदगी वो है जो काम आए सभी के, वरना इसको तो जैसे गुजारो गुजर जाएगी। और मेरी जिंदगी का मकसद है सभी के काम आना, मेरी जिंदगी का मकसद है सभी के काम आना, मैं चरागे राह गुजर हूँ, मुझे शौक से जलाओ। और आखिर में इतना कहूंगा कि मुझे जिंदा नहीं रहना किताबों में निसाबों में, मुझे जिंदा नहीं रहना किताबों में निसाबों में, सदाए वक्त हो इंसान को बेदार करना है। मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ, मैं एक पैनलिस्ट की जो लिस्ट देख रहा था, मैं उनके नाम जल्दी जल्दी पढ़ नहीं पाया, तो निधि जी का नाम इसलिए याद है क्योंकि ये थोड़ा सा मॉडरेट कर रही थी प्रोग्राम को, और ओम प्रकाश पाटीदार तो हमारे खास मित्र हैं। मुझे भी इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, मैंने बहुत सारे टूल्स इनसे सीखे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपने स्टेट के अंदर ओम प्रकाश सर, मैं आपको सल्यूट करता हूँ। आपका फेसबुक पेज भी मैं देखता रहता हूँ, और साइंटिफिक टेम्परामेंट आपके अंदर पूरा पूरा भरा हुआ है। तो मैं एक बार फिर जम्मू कश्मीर नॉलेज नेटवर्क का एक सदस्य होने के नाते आपको सलाम पेश करता हूं, और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अगर आपने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया होता एक दिन पहले, तो मैं एक प्रेजेंटेशन की शक्ल में आपको बताता कि कितने किस्म के साइंटिफिक मॉडल्स के ऊपर, थीम्स के ऊपर हमने काम किया है, और उन मॉडल्स को हमारे स्टेट लेवल पे काफी सराहना हुई थी जब बच्चों को हम डाइट में या एसआई में ले जाते थे, और बहुत सारे मॉडल्स तो आगे के लिए भी सिलेक्ट हुए। तो वो मैं आपको उनकी प्रेजेंटेशन बताता, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें भी कुछ उनका एक ट्रेलर जरूर मिलेगा आपको। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ जैसी नाचीज को मधु किया, भलाया, आपके साथ इंटरेक्शन करने का। आपके बच्चे जो लोग यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें लाइव देखा। थैंक यू वेरी मच सर। दो पंक्तियां मैं आपके लिए भी कहना चाहूंगी सर। खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन कहाँ जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि जो भी शिक्षक हजरात हैं, आपकी नजर एक शेयर करूंगा कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। एक पत्थर जब दरिया के अंदर है तो पत्थर की हैसियत रखता है, और जब एक संग तराश के पास जाता है, वो उसको तराशता है, एक डिजाइन देता है, और फिर उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। तो एक बार फिर मैं बहुत बहुत आभार सर आपका, और आपके द्वारा एक बहुत रोचक जानकारी प्राप्त हुई कि हम अपनी पूरी जिंदगी के हिस्से में से सिर्फ 10% ही मस्तिष्क का खर्च कर पाते हैं, और बाकी का 90% शेष रह जाता है। इसी समय का अभाव है, और हम बस अंतिम पड़ाव की ओर हैं। तो मैं शैलेन कसेरा जी से कहूंगी कि बच्चों को एक नायाब तोहफा वो जो देने वाले हैं, प्लीज उसकी घोषणा कर दीजिए। थैंक यू मैम। जब मैंने आपके बच्चों के वीडियो जब देखे, सभी वीडियो को हमने जो जजिंग के टाइम पे देखा गया था, तो मतलब जो देखा जाए तो डिसीजन देना इतना मुश्किल हो गया था कि किसे फर्स्ट दें और किसे ना दें। अब देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर दे देते तो बाकी बच्चों को अच्छा नहीं लगता है कि हमने भी बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, क्योंकि हम खुद समझते हैं कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपने कितनी बार वीडियो को रीटेक करा होगा, तब जाके आपका फाइनल वीडियो बना होगा।
तो आपकी वीडियो की जो क्रिएटिविटी, इनोवेशन और जो आप रिसोर्सेज यूज करते हैं उसको देख कर लगा कि आपके लिए कुछ करना चाहिए। तो इसके लिए जो हमारा इनोवेशन वर्कशॉप क्लब के द्वारा एक जिज्ञासा क्लास चलाई जाती है। इस जिज्ञासा क्लास में हम जो बच्चों को लोकल मटेरियल से आप कुछ अच्छा कर सकें, साइंस के प्रिंसिपल को समझ सकें, इसकी हम कोशिश करते रहे थे। तो इसके लिए हमने जो आपको जिज्ञासा क्लास, जो कि इस वर्कशॉप का आयोजन आपके लिए किया जाएगा और आपको भविष्य में इस क्लास से जुड़कर वर्कशॉप, जो ये साइंस वर्कशॉप है, इसमें आप जुड़ेंगे और साथ में जो भी लोकल मटेरियल, जो आपके घर के बेकार सामान है, इससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो जल्दी हम आपको इसके लिए ईमेल पर नोटिस भेजेंगे कि ये क्लास कब आयोजित कर रहे हैं और आप इसमें जुड़ने का प्रयास करें। थैंक यू। इस कार्यक्रम से जुड़े दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम से जुड़े हमारे सभी विपनेट साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना कीमती समय दिया और इतनी रोचक जानकारियां दी। सभी का धन्यवाद।